अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल मैथ्स एकेडमी। आज मैं आपको करवाऊंगी सेकंड ईयर क्लास में चैप्टर नंबर 1 का इंट्रोडक्शन। चैप्टर नंबर 1 का आपके पास नेम है फंक्शंस एंड लिमिट्स। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि आपके पास फंक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन बुक में आपके पास लिखी हुई है और वो 2-3 मरतबा उन्होंने लिखी हुई है चेंज करके। तो आपके पास मेन जो डेफिनेशन है वो यही है जो मैंने यहाँ पे लिखनी है। तो आप इसको पेपर में लिखेंगे तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, अगर मैं आपको वैसे थोड़ा सा समझाऊँ तो फंक्शन आपके पास एक ऐसा रिलेशनशिप होता है जो कि दो सेट्स के दरमियान में होता है। वो सेट्स क्या होते हैं वो आप लोगों ने पहले भी आपने पढ़ा हुआ है प्रीवियस क्लासेस में कि सेट को क्या होते हैं। जब हम वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स को कर्ली ब्रैकेट्स में लिखते हैं तो वो आपके पास सेट्स कहलाते हैं। तो वो कह रहा है कि जब दो सेट्स के दरमियान में आपके पास एक ऐसा रिलेशनशिप हो कि पहले सेट का हर एलिमेंट या फिर एक, कम से कम एक, हर एलिमेंट भी हो सकता है या कम से कम एक एलिमेंट भी हो सकता है, वो दूसरे सेट के सिर्फ एक एलिमेंट के साथ बिलोंग करें। जैसे यहाँ पे मैंने आपको ये शो करवाया, ये सेट एक्स है। सेट एक्स के ये एलिमेंट्स क्या हैं आपके पास, स्मॉल एक्स वाई जी। उसके बाद ये सेट वाई है, सेट वाई के एलिमेंट्स हैं 1 2 3। सेट एक्स का जो एलिमेंट एक्स है वो बिलोंग कर रहा है 1 के साथ, सिर्फ एक एलिमेंट के साथ बिलोंग कर रहा है। अगर ये सेट एक्स जो है वो 2 के साथ भी बिलोंग करेगा तो फिर ये हमारे पास फंक्शन की जो डेफिनेशन है वो रॉन्ग हो जाएगी। तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन यहाँ पे रीड कर लेते हैं। अ फंक्शन इज़ अ रूल और कोरेस्पोंडेंस। रूल है या फिर इसको रूल भी कह सकते हैं क्योंकि इन्होंने खुद से रूल बनाया है। तो यहाँ फिर एक कोरेस्पोंडेंस है, मतलब रिलेशनशिप है रिलेटिंग टू टू सेट्स, जो दो सेट्स के दरमियान में रिलेशनशिप है। इन सच अ वे दैट, इस तरीके के साथ, ईच एलिमेंट इन द फर्स्ट सेट, पहले सेट के जो हर एलिमेंट होगा, कोरेस्पोंड टू वन एंड ओनली वन इन द सेकंड। वो कोरेस्पोंड मतलब रिलेशन बनाएगा सिर्फ एक एलिमेंट के साथ सेकंड सेट के। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, अगर मैं यहाँ पे x को रिलेशन करवा रही हूँ y के साथ, तो अगर मैं x को 2 के साथ रिलेशन करवा दूँगी तो हमारा सेट की जो डेफिनेशन है वो रॉन्ग हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे ये y जो आपके पास एलिमेंट है ये किसके साथ बिलोंग करेगा, ये आपके पास रिलेशन बनवाएगा 2 के साथ। अब यहाँ पे जो z है, अब z तो वैसे 3 के साथ भी बना सकता है, लेकिन आपके पास z 2 के साथ भी बना सकता है रिलेशनशिप और 1 के साथ भी बना सकता है। बिकॉज क्योंकि आपके पास सिर्फ कंडीशन ये है कि x के जो एलिमेंट होंगे वो आपके पास एक वैल्यू के साथ रिलेट करने चाहिए, एक से ज़्यादा वैल्यू के साथ रिलेट नहीं करने चाहिए। लेकिन जो y की वैल्यू होगी वो एक x के एक एलिमेंट के साथ भी बिलोंग कर सकती है या फिर 2 के साथ भी कर सकती है। ठीक है, तो इसको मैं ये भी लिख सकती हूँ z जो है वो रिलेशन बनवा रहा है 2 के साथ। तो ये हमारे पास डेफिनेशन जो है वो रॉन्ग नहीं होगी फंक्शन की। ये आपके पास फंक्शन की डेफिनेशन होगी। अब इसके आगे से कुछ की पॉइंट्स हैं जो इसमें याद रखने वाली बातें हैं एज एमसीक्यूज या फिर किसी भी पेपर पॉइंट के लिहाज से, वो आप देख लें। वो कह रहा है द सेट एक्स इज़ कॉल्ड डोमेन ऑफ एफ। जो सेट एक्स का जो आपके पास एलिमेंट्स है वो क्या कहलाएंगे, फंक्शन की डोमेन कहलाएंगे, क्योंकि हमारे पास ये फंक्शन सेटिस्फाई कर रहा था, इसलिए इसकी ये आपके पास एक फंक्शन है कि सेट एक्स जो है वो वाई के साथ फंक्शन बना रहा है। तो सेट एक्स के जो एलिमेंट्स हैं वो आपके पास डोमेन कहलाएंगे। द सेट ऑफ कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट y in y is called range। अब वो कह रहे हैं कि y के जो आपके पास वो वाले एलिमेंट्स, y के वो वाले एलिमेंट्स जो आपके पास सेट x के साथ कोरेस्पोंड्स कर रहे हैं, जैसे कि मैंने x को कोरेस्पोंड करवाया था 1 के साथ और y को कोरेस्पोंड करवाया था 2 के साथ और z को कोरेस्पोंड करवाया था 2 के साथ। तो जो वो वाले एलिमेंट जो सिर्फ कोरेस्पोंड्स हो रहे हैं सेट x के एलिमेंट्स के साथ, सिर्फ वो वाले एलिमेंट्स आपके पास रेंज कहलाएंगे। तो यहाँ पे इस फंक्शन में आपके पास डोमेन तो होगी x y z, लेकिन रेंज आपके पास 1 और 2 होगी। ठीक है, होप सो आपको ये समझ में आ गया। चलें अब आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट जो आपके पास पॉइंट्स है वो ये है कि इफ़ अ वेरिएबल y डिपेंड्स ऑन अ वेरिएबल x इन सच अ वे दैट ईच वैल्यू ऑफ x डिटरमिन्स वन वैल्यू ऑफ y। वो कह रहे हैं कि अगर आपके पास वेरिएबल y जो आपके पास है वो इस तरह से हो कि वो सिर्फ डिपेंड कर रहा हो x पे और इसके अंदर कोई और फंक्शन यूज़ ना हुआ हो, कोई और वैल्यू वेरिएबल यूज़ ना हुआ, अगर y सिर्फ x पे डिपेंड कर रहा है फंक्शन के, तो फिर हम कह सकते हैं कि y इज़ अ फंक्शन ऑफ x। y x का फंक्शन है। फिर से मैं आपको बता रही हूँ कि अगर y का कोई ऐसा फंक्शन हो जो सिर्फ एक वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा हो, और वो वेरिएबल x भी हो सकता है, वो थीटा भी हो सकता है, u भी हो सकता है, कोई भी वेरिएबल यूज़ हो सकता है, लेकिन y जब एक ही वेरिएबल पे डिपेंड करेगा तो फिर आपके पास वो दिस कंडीशन इज कॉल्ड y इज़ अ फंक्शन ऑफ x, कि y x का फंक्शन है। और अगर कोई और वेरिएबल होगा तो हम कह सकते हैं y इज़ अ फंक्शन ऑफ थीटा, y इज़ अ फंक्शन ऑफ u एंड सो ऑन। ठीक है, अब यहाँ पे इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इट कैन बी रिटन एज, इसको हम
लिख सकते हैं y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। इसका मतलब ये है कि y एफ ऑफ एक्स का फंक्शन है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, द वेरिएबल x इज़ कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यहाँ पे जो वेरिएबल यूज़ हुआ है x, ये आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल कराएगा। इंडिपेंडेंट जो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता, तो x यहाँ पे किसी के भी ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, तो ये आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहलाएगा। द वेरिएबल y इज़ कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल। जो वेरिएबल y है वो आपके पास डिपेंडेंट कहलाएगा, क्योंकि वो उसका जो फंक्शन है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, y का जो फंक्शन है वो x की वैल्यू के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो y इज़ कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल एंड x इज़ कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। अब ये आपके पास पेज नंबर 5 पे टाइप्स ऑफ फंक्शंस दी गई हैं, इसको एक बार तो हम देख लेते हैं। वैसे तो ये आप लोगों ने पहले भी पढ़ी हुई हैं, ये जो चैप्टर 1 है ये आपने सारा पहले पढ़ा हुआ है। पॉलिनोमियल फंक्शन पहली इसकी जो है वो टाइप है। पॉलिनोमियल फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है कि जिसको हम जो है वो इस फॉर्म में लिख सकें। ये कौन सी फॉर्म है कि आपके पास an x की पावर n, जो यहाँ पे a की बेस होगी वो आपके पास x की क्या होगी, पावर होगी, प्लस अब साथ प्लस का साइन आ जाएगा। अब यहाँ पे जो आपके पास a की जो बेस थी n, उसमें से एक नंबर कम कर देना है, एक नंबर माइनस करवा दिया, n थी n-1 कर दिया। अब वही आपके पास जो बेस है वही x की क्या हो जाएगी, पावर हो जाएगी। फिर आपके पास एक नंबर और कम करवा दिया, पहले एक नंबर कम करवाया था n-1, अब एक और नंबर कम करवा दिया तो वो हो जाएगा n-2, ठीक है। अब वही आपके पास x की पावर बन गई। इसी तरह सो ऑन वैल्यू चलती जाएगी और आपके पास a की बेस में एंड पे आपके पास 2 रह जाएगा, फिर इसी तरह x की पावर में भी 2 आ जाएगा और फिर आपके पास a की बेस 1 रह जाएगी और x की भी पावर 1 रह जाएगी। इसी तरह फिर एंड पे आपके पास a की बेस जो है वो 0 रह जाएगी और x की पावर 0 रह जाएगी। फिर किसी की भी पावर 0 हो तो उसकी जगह हम 1 लिख सकते हैं, तो 1 को a0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे a0 ही आएगा। अब यहाँ पे वो बताया कि फॉर ऑल एक्स वेयर द कोफिशेंट, ये जो आपके पास एक्स वेरिएबल के साथ वैल्यूज़ होती है इनको हम कोफिशेंट कहते हैं। वो कह रहा है ये जो कोफिशेंट्स यूज़ हुए हैं an-1 an-2 सो ऑन a2 a1 a0, वो कह रहा है आर रियल नंबर्स। ये आपके पास रियल नंबर्स होने चाहिए, इनके अलावा और कोई नंबर नहीं होने चाहिए। और दोबारा बता रही हूँ, रियल नंबर्स आपके पास जितने भी रैशनल नंबर्स होते हैं वो सारे आपके पास रियल नंबर्स कहलाते हैं, ठीक है। एंड द एक्सपोनेंट्स कहते हैं पावर्स को, आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। ये आपके पास सारी पावर्स जो होंगी वो नॉन नेगेटिव होनी चाहिए, मतलब नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। अगर पावर नेगेटिव में आ जाती है तो इसका मतलब वो पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं है। तो फिर ऐसी इक्वेशन को हम क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल फंक्शन, जो कि किसी का फंक्शन होगा। और पॉलिनोमियल फंक्शन को हम पी ऑफ एक्स के साथ डिनोट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास आ जाए, एक बात ये भी है कि an आपके पास कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, मतलब पहली वैल्यू का जो कोफिशिएंट होगा वो आपके पास 0 नहीं होना चाहिए। अगर वो आपके पास 0 नहीं है तो जो पॉलिनोमियल फंक्शन होगा वो आपके पास उसकी डिग्री हमेशा क्या होगी, n होगी, और n क्या होगा उसका लीडिंग कोफिशिएंट होगा p ऑफ x का। अब इसकी एग्जांपल उसने इस तरह से दी हुई है, 2x की पावर 4 - 3x³ + 2x - 1। अब ये देखें, पावर आपके पास 4 थी, एक पावर कम हो गई 3 आ गई, उसके बाद एक और पावर कम होके बीच में नहीं लिखी हुई, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो वहाँ पे मौजूद नहीं है, वो वहाँ पे होती है। तो वो किस फॉर्म में होती है, 0 की फॉर्म में होती है, 0x² प्लस उसके बाद एक और पावर कम होकर 1 - 1। इसकी एग्जाम्पल दी गई है। इज़ अ पॉलिनोमियल फंक्शन, ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है और डिग्री आपके पास हाईएस्ट पावर होती है वेरिएबल की। ये आपके पास वेरिएबल x यूज़ हुआ है, इसकी हाईएस्ट पावर आपके पास 4, दैट्स मीन इट इज़ कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन। तो पॉलिनोमियल फंक्शन की डिग्री आपके पास 4 है और इसका लीडिंग कोफिशिएंट क्या है, जो इसका हाईएस्ट डिग्री होती है उसका साथ वाला जो कोफिशिएंट होता है वो आपके पास कोफिशिएंट 2 है, तो इसका लीडिंग कोफिशिएंट है आपके पास 2, ठीक है। अब आगे आ जाए नीचे, यहाँ पे आपको दी गई है लीनियर फंक्शन की डेफिनेशन। ऐसा फंक्शन जिसमें आपके पास वेरिएबल की पावर 1 हो, ऐसा फंक्शन जिसमें वेरिएबल की पावर 1 हो, तो फिर हम ऐसे फंक्शन को लीनियर फंक्शन कहते हैं। f ऑफ x इज इक्वल टू ax + 1, x की पावर यहाँ पे 1 है तो हम इसको लीनियर फंक्शन कहेंगे। ये इसकी एग्जांपल्स दी गई हैं। नीचे आ जाए, आपके पास है आइडेंटिटी फंक्शन। ऐसा फंक्शन जो आपके पास आइडेंटिटी की फॉर्म में हो, जहाँ पे इसका मतलब यह है कि आई का मतलब आइडेंटिटी, मतलब जब आप उसका फंक्शन लें, आई लें, आइडेंटिटी लें, तो वो आपके पास वापस वही आ जाए। ऐसा एलिमेंट x है तो वही एलिमेंट आ जाए, तो फिर ऐसे फंक्शन को हम आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं। x बिलोंग्स टू x, मतलब यहाँ से आई x अप्रोच कर रहा है x से, तो यहाँ पे आई जो है वो जब हमने आइडेंटिटी फंक्शन लिया x का तो वो वापस वही एलिमेंट आ गया x, तो दिस इज़ कॉल्ड आइडेंटिटी फंक्शन। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दी गई है, आई ऑफ x इज इक्वल टू x, और x बिलोंग कर रहा होगा रियल नंबर से। आगे लास्ट पे आ जाए कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन आपके पास होता है लेट x एंड y बी सेट ऑफ रियल नंबर्स। x और y आपके पास रियल नंबर्स के 2 सेट हैं।
फंक्शन एक ऐसा फंक्शन, मतलब सी इसलिए डिनोट किया है क्योंकि ये हम कांस्टेंट फंक्शन की डेफिनेशन में पढ़े हैं। सी से कांस्टेंट, सी इसलिए यहाँ पे सी रेशो एक्स गो अप्रोचेस टू वाई, जब से ऐसा फंक्शन जो एक्स टू वाई हो, डिफाइंड बाय, इस तरह से डिफाइन किया जाए कि जब हम उसका फंक्शन लें, मतलब सी ऑफ एक्स करें, तो आंसर कोई कांस्टेंट वैल्यू आए। जब हम उसका फंक्शन लें तो उस फंक्शन का आंसर कोई कांस्टेंट वैल्यू आए, उसमें वेरिएबल मौजूद ना हो, तो फिर ऐसे फंक्शन को हम क्या कहेंगे, कांस्टेंट फंक्शन कहेंगे। और ये आपके पास एक्स जो होगा वो जो यहाँ पे एक्स है वो बिलोंग करना चाहिए सेट एक्स में से, और जो कांस्टेंट वैल्यू है वो बिलोंग करनी चाहिए वाई में से। कांस्टेंट वैल्यू वाई से बिलोंग करनी चाहिए, और जो हम एक्स ले रहे हैं वो आपके पास फंक्शन जिसमें से ले रहे हैं, मतलब एक्स में से ले रहे हैं, तो वो सेट एक्स से बिलोंग करना चाहिए। इस कार्ड कांस्टेंट फंक्शन, फिर हम इसको कांस्टेंट फंक्शन कहेंगे। ये नीचे एग्जांपल दी गई है, देखें आंसर क्या आया, 2 आपके पास कांस्टेंट नंबर और रियल नंबर भी है। ये आपके पास होगी कांस्टेंट फंक्शन की डेफिनेशन। नेक्स्ट आपके पास रैशनल फंक्शन की डेफिनेशन है, एक ऐसा फंक्शन जिसको हम पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स की फॉर्म में लिख सकें, मतलब एक ऊपर वैल्यू फंक्शन में हो और नीचे भी आपके पास वैल्यू फंक्शन में हो, तो फिर दिस फंक्शन इज कॉल्ड रैशनल फंक्शन। ठीक है, पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, और क्यू आपके पास कभी भी ज़ीरो नहीं होता। ठीक है, अब नीचे आ जाए आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डेफिनेशन दी गई है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है जिसमें आपके पास जो वेरिएबल होता है वो पावर में जाता है, पावर में हो। जैसे कि यहाँ पे y इज इक्वल टू ई की पावर ए एक्स, वेरिएबल यहाँ पे किस में चला गया है, पावर में चला गया है, तो दिस इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ई की पावर में जब चला जाए, y इज इक्वल टू ई की पावर एक्स, y इज इक्वल टू 2 की पावर x इज इक्वल टू, यहाँ पे तो 2 आ गया, e नहीं आया, तो इसका मतलब हम 2 को e की फॉर्म में भी ले सकते हैं। किस तरह से कि e x log n को जब हम चेंज करेंगे इसमें, तो वो वापस इसी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ऐसा फंक्शन जिसमें आपके पास वेरिएबल e की पावर में हो जाए, तो फिर इसको हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। वो विदाउट ई भी हो सकता है। लोगैरिथमिक फंक्शन आपके पास क्या होता है, अगर आपके पास x इज इक्वल है ए की पावर y के, ए कोई कांस्टेंट वैल्यू और y आपके पास वेरिएबल है, तो फिर आप उसको किस तरह से लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू log ऑफ x बेस एट ए। अभी आपने 9th क्लास में भी पढ़ा हुआ है कि अगर ये कंडीशन हो तो हम इसको इसमें लिख सकते हैं, और ये आपने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ी थी। ठीक है, और इस तरह के क्वेश्चन भी किए थे चैप्टर नंबर 3 में, सॉरी। इसका लोगैरिथमिक फंक्शन ऑफ एक्स, इसको हम लोगैरिथमिक फंक्शन कहेंगे। नेक्स्ट आपके पास ये पेज पे बताया गया है कि इफ़ ए इज़ इक्वल टू 10, अगर आपके पास ए की वैल्यू यहाँ पे 10 होगी, वी हैव log 10x, तो फिर log आपके पास ए में यहाँ पे ए की जगह 10 आ जाएगा, log 10x, तो फिर हम इसको कहेंगे कॉमन लोगैरिथम ऑफ एक्स का कॉमन लोगैरिथम। ठीक है, क्योंकि आपके पास इसको जब हम चेंज करते हैं तो आपके पास वैल्यू क्या आती है, यहाँ पे देखें, अगर मैं इसको चेंज करूँ, यहाँ पे वैल्यू है log 10x, इसको जब चेंज करते हैं तो इसका रूल ये है कि log ऑफ जो आपके पास x वाली वैल्यू, मतलब यहाँ पे जो वैल्यू होगी log ऑफ वाली वैल्यू, वो आपके पास ऊपर आएगी, log ऑफ x, नीचे आपके पास बेस वाली वैल्यू आती है log 10 नीचे आएगा। और आप लोगों को पता होगा log 10 की वैल्यू आपके पास होती है 1, log 10 आपके पास 1 होता है, तो नीचे डिनोमिनेटर में 1 हो तो उसको नहीं लिखते, तो आपके पास आंसर आएगा log x। तो कह रहा है log 10 ऑफ x को हम लिख सकते हैं log ऑफ x, ये देखें, तो फिर हम इसको क्या कहेंगे, कॉमन लोगैरिथम ऑफ x, x का कॉमन लोगैरिथम। अगर आपके पास बेस में ए आपके पास e हो, तो फिर हम क्या है, इसको देखें log ऑफ x बेस एट e, तो फिर हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको नेचुरल लोगैरिथम में भी लिख सकते हैं, और इसको हम नेचुरल लोगैरिथम भी कहते हैं। ठीक है, ये इस पेज पे की डेफिनेशन हो गई। नेक्स्ट पेज पे आपके पास एक्सप्लिसिट फंक्शन की डेफिनेशन है। एक्सप्लिसिट फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है कि जिसको हम इजीली एक्सप्रेस कर सकते हैं किसी भी एक फंक्शन में, एक वेरिएबल में। जैसे ये देखें, y का फंक्शन लिखा हुआ है, किसमें लिखा हुआ है, सारे वेरिएबल इसमें x के यूज़ हुए हैं। तो वो कह रहा है जब कोई आपके पास ऐसी वैल्यू हो जिसका फंक्शन एक ही वेरिएबल में हो और हम उसको ईजिली एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो दैट्स मीन दिस इज कॉल्ड एक्सप्लिसिट फंक्शन। अगर आपके पास इम्प्लिसिट फंक्शन वो वाला फंक्शन होता है जब आपके पास वेरिएबल मिक्स हो जाए, मतलब x और y, ये देखिए इसको इस एग्जांपल में देखें, x² प्लस xy, एक ही इक्वेशन में x और y उन्होंने मिक्स करके लिख दिए हुए हैं। तो ऐसा फंक्शन जिसमें आपके पास वेरिएबल मिक्स अप हो जाए, तो फिर दैट्स मीन दिस इज कॉल्ड इम्प्लिसिट फंक्शन।
अब नीचे आ जाए आपके पास है पैरामीट्रिक फंक्शंस की डेफिनेशन। पैरामीट्रिक फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है जिसमें आपके पास दो वेरिएबल तो दिए गए हों एक्स एंड वाई, लेकिन उसको जो एक्सप्रेस करना हो वो किसी नए वेरिएबल में एक्सप्रेस करना हो, और वो नया वेरिएबल टी भी हो सकता है, थीटा भी हो सकता है। तो फिर ऐसे फंक्शन को हम पैरामीट्रिक फंक्शन कहते हैं, और जो नए वेरिएबल यहाँ पे यूज़ होंगे टी और थीटा वो आपके पास पैरामीटर कहलाएंगे। अब यहाँ पे देखें x इज इक्वल टू ए टी स्क्र, वाई इज इक्वल टू ए टी। अब ये जो x और y है ये फंक्शन किस में उन्होंने लिखनी हुई है, t में। एक नया वेरिएबल भी इसमें इंट्रोड्यूस करवा दिए, ए बाकी से a जो है वो कांस्टेंट है। तो फिर आपके पास ये पैरामीट्रिक फंक्शन कहलाएगा जिसमें x और y वेरिएबल्स की जगह और इनके लिए कोई और तीसरा फंक्शन भी इसमें इंट्रोड्यूस करवा दिया गया। नीचे आपके पास इवन फंक्शन की डेफिनेशन दी गई है। इवन फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है कि जब हम उस फंक्शन में x की जगह माइनस एक्स की वैल्यू पुट कर दें, मतलब जहाँ जहाँ x की वैल्यू है वहाँ वहाँ माइनस एक्स की वैल्यू पुट कर दें, पुट करें, सोल्व करें, वापस वही फंक्शन आपके पास आंसर आ जाए, तो फिर दैट्स मीन दिस इज कॉल्ड इवन फंक्शन। यहाँ पे एग्जांपल दी गई है f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब देखें x की जगह पुट करेंगे माइनस एक्स, तो राइट हैंड साइड पे भी फंक्शन जो है उसको वहाँ पे भी पुट करेंगे x की जगह माइनस एक्स उसका स्क्वायर। जब इसका स्क्वायर लिया तो वापस एक्स स्क्वायर आया और यही हमारे पास फंक्शन गिवन था। तो ऐसा आपके पास फंक्शन जहाँ पे हम x की जगह माइनस एक्स पुट करें तो आपके पास वापस वही फंक्शन आ जाए, वही आंसर आ जाए, तो दैट्स मीन दिस इज कॉल्ड इवन फंक्शन। यहाँ पे एक और एग्जांपल दी गई है, उसे आप देख लीजिएगा। अब आगे आ जाए ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है कि जब हम x की जगह माइनस एक्स पुट करें तो आंसर आपके पास जो है वो माइनस में आए, फंक्शन आपके पास वही हो जो आपके पास गिवन था, लेकिन साइन साथ कौन सा आ जाए, माइनस का। तो फिर ऐसे फंक्शन को हम क्या कहेंगे, ऑड फंक्शन कहेंगे। जैसे कि यहाँ पे आपके पास फंक्शन दिया है f(x) इज इक्वल टू एक्स क्यूब। अब x की जगह आप माइनस एक्स पुट करेंगे, माइनस एक्स जब पुट किया तो x का क्यूब आपके पास क्यूब ही होगा, लेकिन यहाँ पे साइन कौन सा है आपके पास, माइनस का। अब जब पावर आपके पास ऑड हो तो माइनस साइन साथ आता है, यहाँ पे उन्होंने बुक वालों ने माइनस नहीं लिखा, आप इसे मेंशन कर लीजिएगा, तो आपके पास आंसर आएगा माइनस एक्स क्यूब। तो एक्स क्यूब की जगह, एक्स क्यूब क्या था, f(x) फंक्शन था, एक्स क्यूब की जगह f(x) लिख दिया, तो f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स आया। ऐसा फंक्शन जहाँ पे हम x की वैल्यू माइनस एक्स पुट करें तो आपके पास माइनस में वो वाला फंक्शन दे जो कि गिवन था, तो फिर दैट्स मीन दिस इज कॉल्ड ऑड फंक्शन। यहाँ पे आपके पास डेफिनेशन जो है वो एक्सरसाइज 1.1 से पहले कंप्लीट होती हैं। अब मैं आपको करवाऊँगी जो फार्मूलाज जो हैं इस एक्सरसाइज से पहले उन्होंने सारे बताए गए हैं, वो मैं भी आपको करवाती हूँ। नेक्स्ट आपके पास जो है वो हाइपरबोलिक फंक्शंस के जो है वो फार्मूलाज हैं, उन्हें देखने क्योंकि ये आपके पास आगे यूज़ होंगे। सबसे पहले साइन का देख लेते हैं। साइन हाइपरबोलिक एक्स का जो फार्मूला है आपके पास वो किस फॉर्म में है, ई की फॉर्म में है। ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2, ये आपके पास साइन हाइपरबोलिक एक्स का फार्मूला है। अब साइन का आपके पास पता है किसका उल्ट होता है, कोसिकेंट। कोसिकेंट साइन का उल्ट होता है। तो अब यहाँ पे देखें साइन इज इक्वल टू 1/, कोसिकेंट कोसिकेंट इज इक्वल टू 1/, साइन होता है। तो 1/, साइन जब हम करेंगे तो इसका मतलब जो साइन का फंक्शन है, जो उसका फॉर्मूला है, उसकी वैल्यूज़ ऊपर नीचे हो जाएंगी। तो 2 आपके पास ऊपर चला जाएगा और ये वाला आपके पास ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स, ये आपके पास नीचे वैल्यू आ जाएगी। ये आपके पास साइन का फॉर्मूला हो गया। अब आगे कर लेते हैं कोस का। कोस हाइपरबोलिक एक्स का फॉर्मूला आपके पास है ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स। सेम वही फॉर्मूला, बस माइनस की जगह आपके पास प्लस आ गया डिवाइडेड बाय 2। इसका भी आप इस कोस का उल्टा आपके पास होता है सीकेंट। सीकेंट का सीकेंट हाइपरबोलिक एक्स का जब वो फॉर्मूला होगा तो वही होगा सेम जो कोस हाइपरबोलिक एक्स का है, लेकिन बस वैल्यूज़ ऊपर और नीचे हो जाएंगी। 2 ऊपर चला गया और ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स नीचे आ गया। नेक्स्ट आपके पास है टैन हाइपरबोलिक एक्स। टैन हाइपरबोलिक के लिए आपके पास एक फॉर्मूला होता है कि आपको पता है कि टैन का फॉर्मूला आपके पास होता है टैन एक्स किसके इक्वल होता है, साइन एक्स डिवाइडेड बाय कोस एक्स। ये टैन का बेसिकली फॉर्मूला होता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हाइपरबोलिक ले लें, तो टैन हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक एक्स डिवाइडेड बाय कोस हाइपरबोलिक एक्स, ये बन जाएगा। यहाँ पे ऊपर साइन की वैल्यू लिखी हाइपरबोलिक एक्स की और नीचे कोस हाइपरबोलिक एक्स की वैल्यू लिखी। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाते हैं, तो यहाँ पे 2 और 2 कैंसिल हो गया। ऊपर आपके पास ये वैल्यू रहेगी और नीचे आपके पास ये वैल्यू रहेगी। ये टैन हाइपरबोलिक एक्स का फॉर्मूला बन गया। फिर आपने क्या करना है, टैन का उल्टा आपको पता है कोट होता है। कोट हाइपरबोलिक एक्स का फॉर्मूला आपके पास क्या होगा, ये नीचे वाली वैल्यू ऊपर चल जाएगी, ऊपर वाली नीचे आ जाएगी, ये ऊपर चलेगी और वो नीचे आ गई माइनस वाली। तो ये आपके पास कोट हाइपरबोलिक एक्स का फॉर्मूला बन गया। यहाँ पे आपके पास एक्सरसाइज 1.1 से पहले जितना भी इंट्रोडक्शन था, जितनी भी डेफिनेशन थी, फॉर्मूला से, वो सारे यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज स्टार्ट करवाऊँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।